हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपने कभी लस्सी बेचने वाले कैफे के बारे में सुना है? नहीं, मैं कॉफी बेचने के कैफे के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लस्सी वाले कैफे की बात कर रहा हूं। वेल, नवंबर 2017 कर्नाटका के एक छोटे से शहर बल्लारी से एक इंजीनियर लड़के यशवंत जगरलामुरी ने अपने अच्छे भले प्रोफेशन को छोड़कर इस यूनिक कैफे पर काम करना शुरू किया। एक लस्सी बेचने वाला कैफे, लस्सी डे कैफे। और बस सिर्फ 2 सालों के अंदर ही इनका ये यूनिक बिजनेस आइडिया इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि इनके आज पूरे देश में 150 प्लस आउटलेट्स ओपन हो गए हैं। और वो भी द इंटरेस्टिंग पार्ट इज बिना किसी मेगा मार्केटिंग कैंपेन के। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मतलब आज के तारीख में ये लस्सी डे कैफे का यूनिक मॉडल इतना प्रॉफिटेबल हो रहा है कि मैं इनके एक फ्रेंचाइजी पार्टनर श्याम रमन जी की केस स्टडी पढ़ रहा था। अब वो तो पहले एक ही लस्सी डे कैफे का आउटलेट खोलना चाहते थे, पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को देखने के बाद उन्होंने पूरे लखनऊ शहर की ही फ्रेंचाइजी अकेले खरीद ली। अब ये भी इनकी काफी इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है कि आप डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ले सकते हो, जो कि काफी यूनिक है और इसकी मदद से एक आम इंसान सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब अगर आप लस्सी डे कैफे के मेनू को अगर देखोगे ना, तो इनके रेट्स सिर्फ 35 रुपीज से शुरू होकर मैक्स टू मैक्स 130 रुपीज तक जाते हैं। और वहीं पर अगर आप दूसरे कोई भी कैफे को ले लो तो 100 से 150 रुपीज से तो इनके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं। सो इतने कम रेट्स होने के बाद भी प्रॉफिटेबिलिटी निकालना ये कैसे पॉसिबल है? इसके पीछे आखिर क्या राज है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लस्सी डे कैफे की फ्रेंचाइजी लेने पर बंदे को एक और एक फ्रेंचाइजी बर्गर पाव सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी के कॉस्ट पर मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को जॉइंट फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं, जो इंडिया में पहली बार यूज हो रहा है। दिस इज अनबिलीवेबल। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज हम इस यूनिक और सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल की डिटेल में केस स्टडी करेंगे, ताकि काफी सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को इससे बहुत सारे लर्निंग्स, स्ट्रैटेजीज और आइडियाज मिल सके। सो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर कैसे ये बिजनेस कस्टमर्स, फ्रेंचाइजी ओनर्स और खुद के ब्रांड वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रैपिडली स्केल कर पाया? वेल, जब हमने इनके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में रिसर्च की, तब हमें समझ आया इनके बिजनेस के पीछे का मेन सीक्रेट। एक्चुअली यशवंत ने कैफे मार्केट की 5 ऐसी खामियों पर डायरेक्ट वार किया जो आज तक मेरे हिसाब से कोई भी कैफे ब्रांड देख ही नहीं रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 से, जब इस पूरे बिजनेस का आइडिया यशवंत को आया था जब वो सिर्फ 15 साल के थे। साल 2012 की ये बात है, जिस दौरान यशवंत के गांव में 2 सालों से कंटिन्यूस सूखा पड़ने के कारण किसान खेती नहीं कर पा रहे थे। और तब उसी दौरान यशवंत ने अपने पापा से कहा कि आप पिछले 2 सालों से सूखा पड़ने के बाद भी खेती क्यों कर रहे हो? इस साल अगर हम खेती नहीं भी करेंगे तो भी हमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर उनके पापा ने कहा, हमारा घर तो चल जाएगा, पर उनका क्या, जिनकी रोजी रोटी हमारे खेत पर डिपेंडेंट है। The main thing is that by that there are many people who are associated to us। बोले तो डेली लेबर आते हैं काम करने के लिए, उसका तो खाना बनते हैं ना, उनका क्या होगा? और ये वाकया यशवंत के एकदम दिल पर लगी, क्योंकि इस बात ने मानो यशवंत की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। उन्होंने उसी वक्त 15 साल की उम्र में ये ठान लिया कि वो बड़े होकर कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे कम से कम 100 लोगों को उनकी वजह से रोजगार नसीब होगा। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, आज के तारीख में उनका ये आइडिया इतना सक्सेसफुल रहा कि आज उनके 150 प्लस फ्रेंचाइजी आउटलेट्स में 600 प्लस लोग काम करते हैं। एंड नाउ एज विद अदर पीपल, यशवंत इस मुकाम तक पहुंचेंगे इसका बहुत से लोगों को भरोसा नहीं था। इनफैक्ट उनके इसी लस्सी डे कैफे ओपन करने के आइडिया पर शुरुआत में लोग उस पर हंस रहे थे कि तुम इंजीनियर होकर अब लस्सी बेचोगे। बट इन तानों ने यशवंत को नहीं रोका कैफे इंडस्ट्री के उन 5 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थ्रू लस्सी डे कैफे। शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज से, जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मैकडॉनल्ड्स के लिए 16 करोड़ और स्टारबक्स के लिए 1 करोड़ 20 लाख ये कॉस्टिंग है इनकी फ्रेंचाइजी ओपन करवाने की। अब इससे थोड़े कम रेंज वाले ब्रांड्स में भी अगर देखें तो इस फेमस कॉफी और चाय वाले कैफे ब्रांड की कैफे फ्रेंचाइजी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन वहीं पर लस्सी डे कैफे के केस में ये एकदम उल्टा है। वो सिर्फ और सिर्फ 8.5 से 9 लाख रुपए की कॉस्ट में एक पूरा बिजनेस रेडी सेटअप फ्रेंचाइजी परचेसर को एस्टैब्लिश करके देते हैं, जो कि एक कैफे के बिजनेस रेडी होने में इंपॉर्टेंट है। पर अब में भी आपके दिमाग में एक सवाल है कि सारे लोकल चाय के दुकान तो 5 से 6 लाख में ही अपना दुकान ओपन कर लेते हैं। एंड वेल, दैट इज ट्रू, बट इस प्राइस रेंज में उनका सेटअप कैसा होता है और ये लोग क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें काफी डिफरेंस है। आपको लगभग सेम इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉपर कैफे का सेटअप मिलता है, लेकिन इसके
अलावा भी जो लस्सी डे कैफे की सबसे यूनिक स्ट्रेटेजी है वो ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लस्सी डे कैफे के साथ एक दूसरे ब्रांड की फ्रेंचाइजी बर्गर पाव एक ही फ्रेंचाइजी के कॉस्ट में बिल्कुल फ्री मिलती है, यानी कि एक जॉइंट फ्रेंचाइजी मॉडल सेट करके देना। अब आई नो काफी सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे कि एक के कॉस्ट में दो फ्रेंचाइजीज को बांटना कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल कैसे होता हो, और आखिर ये बर्गर पाव है क्या। दरअसल लस्सी डे कैफे शुरुआत में लस्सी, फालूदा, मिल्क शेक्स, हेल्दी जूसेस जैसे बेवरेजेस ही सर्व करता था, लेकिन उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अक्सर वहां आने वाले कस्टमर्स बेवरेजेस के साथ स्नैक्स की भी डिमांड करते थे। सो क्लियरली यहां पर एक नेचुरल डिमांड उत्पन्न हो रही थी, पर यशवंत जी उन्हें सैंडविचेस, पिज्जाज, बर्गर्स और पास्ता जैसे कॉमन स्नैक्स सर्व नहीं करना चाहते थे, वो उन्हें कुछ यूनिक सर्व करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने कोविड पैंडेमिक क्राइसिस में जब सारे बिजनेसेस बंद थे, उस समय स्नैक्स पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना शुरू किया, और फाइनली उन्होंने एक यूनिक आइडिया ढूंढ निकाला। उन्होंने वेस्टर्न बर्गर और इंडियन वड़ा पाव को मिलाकर एक इंडो वेस्टर्न फ्यूजन बना दिया, और ना ही फ्यूजन बनाकर कुछ यूनिक बेचने लगे, बट ऑल्सो यही फ्यूजन वो एक बहुत ही सस्ते दाम में अपने कस्टमर्स को बेचने लगे। अब इससे हुआ ये कि इनका पूरा कैफे मॉडल बाकी कैफे से एकदम डिफरेंशिएट हो गया। मतलब जो भी कस्टमर्स यहाँ पर आते, उन्हें नॉर्मल कैफे जैसे सिर्फ कॉफी, पिज्जा या पास्ता वगैरह, और वो भी काफी हाई प्राइस में नहीं मिलता, बल्कि उसके साथ यहाँ पर लस्सी और बर्गर पाव जैसे काफी इंडियन और काफी लोकल चीजें भी खाने मिलती, जो उन्हें और कोई भी कैफे ऑफर नहीं कर रहा था। और यही बन गया उनका सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी कि यूएसपी, जिसने ना सिर्फ उनके कस्टमर्स को उनके प्रोडक्ट्स खरीदने पे मजबूर कर दिया, बल्कि फ्रेंचाइजी खरीदने में इंटरेस्टेड लोगों को भी अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, सिंपली बिकॉज ये मार्केट में कुछ नया, यूनिक और इंटरेस्टिंग था। लेकिन अब इसी के साथ अपने बढ़ते सेल्स को देखकर यशवंत ने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न को देखा। उन्होंने ये देखा कि एक नॉर्मल फ्रेंचाइजी ओनर क्या चाहता है, यही कि शुरुआत में कम से कम जगह में उसका आउटलेट ओपन हो जाए, ताकि उसके माइंड में रिस्क ऑफ लॉस भी एकदम मिनिमम हो सके, और फिर बाद में जब वो प्रॉफिटेबल साबित हो, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो चुका है, तो वो अपने दुकानों को एक्सपैंड करना शुरू कर सकता है। अब इसी पैटर्न को नोटिस करते हुए उन्होंने लाया अपने मॉडल में दूसरा बड़ा चेंज। बाकी फ्रेंचाइजी कैफे स्टार्ट करने के लिए आपके पास मिनिमम शॉप एरिया ने 800 से 1000 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए, बट लस्सी डे कैफे और बर्गर पाव में आपको उसका 85% कम, यानी कि ऑलमोस्ट 150 से 250 स्क्वायर फीट वाले जगह में भी कैफे स्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है। और इससे एक्चुअली फ्रेंचाइजी ओनर्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट काफी सेव हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स के लिए अर्ली प्रॉफिट अर्न करने का स्कोप बढ़ जाता है। अब यहां तक आप लस्सी डे कैफे का बिजनेस समझ रहे हो, तो आई एम श्योर तीसरा सबसे बड़ा चेंज जो उन्होंने लाया होगा, इसका अंदाजा भी आपको आ गया होगा। एंड वेल, वो चेंज था मेन्यू को अल्ट्रा अफोर्डेबल बनाना। सो नंबर 3, अफोर्डेबिलिटी। अगर आप लस्सी डे कैफे और बर्गर पाव के मेन्यू को देखोगे, तो काफी प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स जैसे मोइतो, मड्स, मिल्क शेक्स, मोमोज, वेजेस और चीज मार बर्गर पाव जैसे प्रोडक्ट्स भी आपको सिर्फ 50 से 100 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। जबकि यही प्रोडक्ट्स आप एक फ्रेंचाइजी कैफे छोड़ो, अगर आप एक नॉर्मल कैफे में भी लोगे तो भी सीधा 150 रुपए से तो स्टार्ट होता है। अब ऐसे रेट्स इन्होंने इसीलिए रखे क्योंकि यशवंत जानते थे कि वो इंडिया के टियर 2 और टियर 3 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, और जिसमें भी वो टारगेट करना चाहते थे कस्टमर्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इनके कैफेज में आपको लस्सी से लेकर हेल्थ ड्रिंक्स सब मिल जाएगा, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में, जिसकी वजह से होता यह है कि इनके कैफेज में एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स टारगेट होते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ अवेलेबल है। और इस नई चेन से जो उन्होंने उस वक्त लाया, उनके आउटलेट्स में फुटफॉल ड्रास्टिकली बढ़ने लग गए। अब बढ़ते हैं अगले स्ट्रेटेजी की ओर, जो वाकई में बहुत ही खतरनाक मूव था, 0% रॉयल्टी फीस। देखो, आप बाकी कोई भी फ्रेंचाइजी ले लो, आपको मिनिमम 6 से 8% की रॉयल्टी हर महीने देनी ही पड़ती है, जो अमाउंट कई बार प्रॉफिट का सीधा 40% तक हो जाता है। बट लस्सी डे कैफे में इसका पूरा ऑपोजिट है। यहां पर 0% रॉयल्टी चार्ज की जाती है, जो एक्चुअली सारे इन्वेस्टर्स के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि इससे हर महीने फ्रेंचाइजी पार्टनर को, ब्रांड फाउंडर को कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते, विच मींस आउटलेट से होने वाला प्रॉफिट का पैसा डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के जेब में जाता है। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट चेंज जो यशवंत और उनकी टीम ने मिलकर किया था, वो था कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। ये मूव शायद ही कोई इंडियन कैफे ब्रांड इतने रिलीजियसली फॉलो करती होगी, लेकिन लस्सी डे कैफे और बर्गर पाव में नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो, इसीलिए वहां पर कंटिन्यूअसली R&D चलती ही रहती है। जैसे इनके कैफे की बेस्ट सेलर यूनिक आइसक्रीम है केरला पुट्टू आइसक्रीम, जिसमें इन्होंने एक फेमस केरलाई डिश पुट्टू का यूज आइसक्रीम में किया, और ये पूरे इंडिया में एक इंस्टेंट हिट बन गया। ऑल्सो यशवंत के हिसाब से इनकी यही रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो मेन वजह है जिसकी वजह से वो अपने
अपने प्रोडक्ट्स को सब प्रीमियम सेगमेंट से अफोर्डेबल सेगमेंट में ला पाते हैं और उनके सभी आउटलेट्स बेसिकली मार्केट ट्रेंड के हिसाब से आइटम सर्व कर पाते हैं। एग्जांपल के लिए समझो उनका डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करता है कि मार्केट में बबल ड्रिंक ट्रेंड कर रहा है और 200 से 250 रुपए में ऑन एवरेज मिल रहा है, तो उनका यही डिपार्टमेंट ट्राई करेगा कि वही सेम ड्रिंक मार्केट से काफी सस्ते में उनके आउटलेट्स में वो भी जल्द से जल्द कैसे सर्व किया जा सके। जैसे अभी फिलहाल में लस्सी डे कैफे में यही सेम ड्रिंक इजीली 90 से 100 रुपीस में मिलता है और इस स्ट्रेटेजी से वो बेसिकली मार्केट ट्रेंड्स का भी खूब फायदा उठा लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यही थी वो 5 खामियां जो लस्सी डे कैफे ने मार्केट में देखी और उसे अपने मॉडल में काफी ब्यूटीफुली सॉल्व किया। और यही वजह कि एक फ्रेंचाइजी एनालिस्ट के न्यूज के रिपोर्ट में आप क्लियरली देख सकते हो 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी बाकी के फेमस कैफे फ्रेंचाइजी मॉडल से मंथली ऑन एन एवरेज 20,000 रुपए ही प्रॉफिट एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन वहीं पर लस्सी डे कैफे में फ्रेंचाइजी ओनर्स एक दिन का 10 से 15,000 अर्न कर लेते हैं क्योंकि उनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही डायरेक्टली 40 से 60% है और इससे आपका आरओआई पीरियड सिर्फ 6 से 12 महीने का ही हो जाता है। क्योंकि अगर सब कुछ सही रहा और डेली प्रॉफिट भी मिनिमम 10 से 15,000 हर महीने आए तो इस हिसाब से आपका 8 से 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप 6 से 12 महीनों में ही कवर कर सकते हैं, जबकि काफी बड़े ब्रांड्स में यही पीरियड 3 से 5 साल तक का भी होता है। दरअसल इस पूरे कैफे मॉडल के पीछे यशवंत जी का आइडिया यही है कि वो कैफे कंसेप्ट और सब प्रीमियम फूड को देश के हर आदमी तक पहुंचाए जिसके जेब में कम से कम पैसे भी क्यों ना हो। इनफैक्ट हमारे रिसर्च में हमें उनके 2 फ्रेंचाइजी ओनर्स के बारे में मालूम पड़ा जिनके इंडिया के आउटलेट्स इतने सक्सेसफुल है कि आज उन्होंने लस्सी डे कैफे और बर्गर पाव की मास्टर फ्रेंचाइजी ही ले ली है, जिससे आज वो इन दोनों ब्रांड्स को इंटरनेशनल ले जाने का प्लान कर रहे हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी यानी बेसिकली इससे आपको एक पर्टिकुलर बड़े एरिया की, जैसे कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी मिल जाती है और उस डिस्ट्रिक्ट में आप खुद दूसरों को ये फ्रेंचाइजी बेच सकते हो। वो अथॉरिटी आपके पास रिजर्व्ड रहती है। सो पहले मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर है श्याम रमन, जो स्विट्जरलैंड में आईटी जॉब करते हैं। इन्होंने लस्सी डे कैफे और बर्गर पाव की पूरे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली थी, जिसके बाद आज ये इसे स्विट्जरलैंड ले जाने का प्लान कर रहे हैं। सिमिलर कहानी आदित्य पांडे की भी है, जिन्होंने यूपी के गोरखपुर की मास्टर फ्रेंचाइजी ले ली थी और इसके बाद इस सक्सेस को देखते हुए इन्होंने आज पूरे नेपाल देश की ही मास्टर फ्रेंचाइजी डेवलप करने की प्लानिंग कर ली है। इनका बेसिकली इंटेंशन ये है कि ये इंडियन ब्रांड एंड इंडियन ओरिजिन फूड्स, जिसका एसेंस भी काफी लोकल इंडियन है, यानी लस्सी, बर्गर पाव वगैरह, जिनकी फॉरेन में काफी डिमांड है, इस डिमांड गैप को अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। और इसी वजह से कई एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनफैक्ट इसी वजह से एज ऑफ नाउ यशवंत जी का कहना है कि उन्हें अभी काफी सारे एनआरआईज के भी ऑफर आ रहे हैं फॉरेन में आउटलेट सेटअप करने के लिए, विच ऑल्सो एक्चुअली इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर एनी बिजनेस जो इंडिया में सक्सेसफुल हो गया है। और इसी वजह से यशवंत ने इंडिया में कैफे एंड फास्ट फूड रिटेल एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम, एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोटिंग प्रोग्राम के तहत लस्सी डे कैफे की फ्रेंचाइजी देनी शुरू कर दी है। क्योंकि देखो, नॉर्मल बिजनेसेस में आखिर क्या होता है, आपको स्क्रैच से सबसे पहले तो उस इंडस्ट्री को थरली समझना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के नीड के हिसाब से पोजीशन करना होता है, ब्रांड करना होता है, और फिर उन प्रोडक्ट्स को कंसिस्टेंटली, सिस्टमैटिकली उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए डिलीवर करना पड़ता है। उसके लिए आपको टीम्स हायर करनी होती है, उन्हें ट्रेन करना होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सक्सेसफुल और रिप्रोड्यूसेबल सिस्टम्स बिल्ड करने पड़ते हैं जो कि टाइम टेस्टेड हो। और उसके बाद भी ये मत समझना कि काम खत्म है, 10 चीजें और होती है, जैसे सेल्स देखना, मार्केटिंग देखना, ब्रांडिंग पोजिशनिंग देखना, R&D देखना, बिकॉज मार्केट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, लोगों के नीड्स कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, सो आपको R&D करते रहना है। और इसीलिए फ्रेंचाइजी मॉडल में अगर आप एक एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजी को देखोगे तो अगर वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, दैट मींस वो फ्रेंचाइजी ने ऑलरेडी ये सारे स्टेप्स कर लिए, उन्होंने मार्केट के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को बना लिया, उसे कंसिस्टेंटली बनाने के लिए सिस्टम्स, SOP सेट कर लिए, मार्केटिंग का उन्हें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है, और R&D वो आपके लिए रेगुलर करते हैं। मतलब बेसिकली अगर एक फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल है तो आपके पास एक प्रूफ ऑफ मॉडल है, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा, और उसके फेलियर के चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। बिकॉज जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, 95% से 99% प्रॉब्लम्स वो सारे के सारे पहले से ही कंसिडर्ड है, और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस सिस्टमैटिकली उन फ्रेंचाइजर्स ने ऑलरेडी सेट कर लिए। तो इससे आपका बिजनेस में लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, और इसीलिए इन सच केसेस बिजनेस करना भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज बिजनेस ओनर को सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने बिजनेस के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में, अपने बिजनेस को स्केल करने में। और इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कई बिजनेसमैन अपने मेन बिजनेस के साथ एज अ साइड बिजनेस
फ्रेंचाइजी का बिजनेस रन करते हैं। और अगर स्कोप की बात करें तो इंडिया में ओइंग टू ह्यूज पॉपुलेशन फ्रेंचाइजी मॉडल का काफी स्कोप है। इनफैक्ट ये मोड तो इकोनॉमिक स्लोडाउन में भी सक्सेसफुल हो रहा था। बट वंस अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि किसी भी बिजनेस में आपको पूरी मार्केट डिटेल रिसर्च करके ही एंटर करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गाड़ी चलाना कितना भी आसान क्यों ना हो, बट ड्राइवर सीट पर तो आप ही को बैठना है। और इसीलिए आपको उस मार्केट के बारे में, कस्टमर बेस के बारे में और बेसिक बिजनेस नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आप अपने सक्सेस को मैक्सिमाइज कर सको। और स्पेशली फूड एंड बेवरेज बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने के लिए पेशेंस की भी बहुत जरूरत होती है। हर एक बिजनेस ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें कैपिटल के ग्रोथ का कोई लिमिट नहीं है। बट इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, जैसे कि कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस और पेशेंस। और अगर ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने उस मिक्स में डाले तो एक अच्छा फ्रेंचाइजी मॉडल आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। और आखिर में फ्रेंड्स, यशवंत जी जैसे शाइनिंग स्टार्स की अगर बात करें तो वो वोकल फॉर लोकल के शाइनिंग एग्जांपल है। ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स की वजह से आज हमारा देश स्टार्टअप कैपिटल बनते जा रहा है। और यशवंत जी का फ्रेंचाइजी और मास्टर फ्रेंचाइजी मॉडल देश में और भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाते जा रहा है। इनफैक्ट उनकी इसी सक्सेस को देखकर उन्हें साउथ इंडिया के कई बिजनेस स्कूल्स, टेडेक्स और जो स्टॉक्स जैसे मोटिवेशनल स्पीकिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी बुलाया गया है, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस और एडवाइसेस यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ शेयर कर सके। सो अगर आप भी फ्रेंचाइजी मॉडल में इंटरेस्टेड हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और व्हाट्सएप डिटेल्स डाल दिया है। आप वहां पर विजिट करके इस फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में डिटेल्ड इंक्वायरी कर सकते हो। और नीचे कमेंट्स में मुझे यह भी बताना कि आपको ये इंस्पायरिंग कहानी कैसे लगी। अगर आपको मजा आया तो ऐसे ही और इंस्पायरिंग कहानी मैं आगे भी आपके लिए लेकर आते रहूंगा, जिससे कि आपको भी बहुत कुछ सीखने मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।